मैं सोनिका गोल्डन मैंगो रियली स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है, इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही पावरफुल सी स्टोरीज। तो इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आज मेरे साथ है ऋचा भाटिया जी, जो गुरुकुल प्री स्कूल की सेंटर हेड है। 6 साल की जॉब का एक्सपीरियंस है मैम को। लेकिन उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया और उन्होंने सोचा कि अब जॉब नहीं करना है और अब अपनी एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए मिलते हैं ऋचा भाटिया जी से, जिनकी बहुत ही अमेजिंग सी लाइफ की जर्नी है। तो मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं लोगों के सामने अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकूं। एंड मुझे जहां तक लगता है, मैंने आपके चैनल के काफी इंटरव्यूज देखे भी हैं, जिनको देखते हुए मुझे लगता है कि इट इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग योर ओन सेल्फ। कि जनरली वुमेन को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने लिए कुछ सोच पाए। तो आपके चैनल के थ्रू वो अपनी अचीवमेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन मैम कि आप हमसे जुड़े, और आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें करेंगे आपसे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 6 साल आपने जॉब करी, तो क्या ऐसा हुआ जो आपको लगा कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है और अब मुझे अपना प्री प्री स्कूल स्टार्ट करना है? मतलब ये सोचा था आपने कि प्री स्कूल ही स्टार्ट करना है या फिर कुछ और चीजें करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है? ये कब आइडिया आया? ओके। एक्चुअली जब 6 इयर्स तक जॉब कर रहे थे, तब तक तो कुछ ऐसा माइंड में नहीं था। बिकॉज मुझे मेरा जो वर्क प्रोफाइल भी रहा है, इट इज वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड काइंड ऑफ, वेयर आई यूज्ड टू बी इनटू एचआर, एडमिन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर मुझे प्री स्कूल स्टार्ट करना है। वैसे मेरी मदर मुझे बोला करती थी कि यू हैव ऑनर्स डिग्री एंड अब इसके बाद तुम एडिशनल कुछ स्पेशलाइजेशन करके तुम प्रोफेसर बन जाओ या लेक्चरशिप ले लो। तो मैं उनको बोलती थी कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा प्रोफाइल नहीं है। मुझे लोगों से मिलना पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है। तो इस टाइप का कुछ प्रोफाइल मैं कंटिन्यू करूंगी। तो ऐसा ही हुआ। आफ्टर माय कॉलेज मैंने 1 ईयर कॉलेज किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है अब हम जॉब करते हैं। फिर उसके बाद 6 इयर्स तक जब जॉब किया, देन आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हो गई। तो मैंने मम्मी को देखा था, मेरी मम्मी वर्किंग रही है। तो वही मॉर्निंग का रूटीन, सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हुए जाना और वापस आके वही का वही। तो उनके लिए, उनके पास अपने लिए कुछ समय ही नहीं होता था। तो मुझे यही लगता था कि आने वाले समय में मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि जॉब में एक फाउंडेशन हो जाती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम वहां पे डिवोट करना ही होता है। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फिर उसके बाद आपको बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो 2 इयर्स तक लाइक आफ्टर मैरिज ब्रेक रहा। फिर उस टाइम पे फिर मेरे हस्बैंड ने एडवाइस किया कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक जो स्कूल या टीचिंग प्रोफेशन रहता है वो हाफ डे काइंड ऑफ जॉब रहता है। तो ये रहेगा कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो यू कैन ऑल्सो डू योर वर्क, आप अपना कर सकते हो, और फिर जब तक वो घर पे आएगा तो यू कैन बी अवेलेबल फॉर हिम। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ वी स्टार्टेड फॉर प्री स्कूल। सो लगा कि बहुत इजी रहेगा, लेकिन इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इट वाज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था कि लाइक जो छोटे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो मतलब वो हमसे शायद इतना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जैसे वो अपने बच्चों को रखते हैं, उससे भी बेहतर तरीके से हम उनको संभाल पाए। तो धीरे धीरे मैं ये चीजों को समझना शुरू किया। पेरेंट्स से मिलने के बाद, पेरेंट्स से बातें करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना मुश्किल होता है वर्किंग पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को किसी अननोन पर्सन के पास और किसी अननोन प्लेस में फर्स्ट टाइम छोड़ के जाना। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस चल ही रही है। जी मैम। ओके, तो चलिए, ये एक आइडिया आया कि अब शादी के 2 साल हो चुके हैं, जैसे हर मदर ब्रेक लेती है तो आपने भी लिया। और लेकिन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो
आईडीए से काम नहीं चलता, फाइनेंशियली भी हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो फाइनेंशियली कैसे आपने डील किया उन चीज़ों के साथ? एक काफ़ी एक बड़ा अमाउंट आपको चाहिए होगा एक प्री स्कूल स्टार्ट करने के लिए, तो कैसे जी, मैनेज किया? एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ तो अपनी सेविंग्स भी रहती हैं, प्लस ये हुँ, होता है कि फैमिली भी सपोर्ट करती है। जब आप एक अच्छे आइडिया के साथ उनको प्रेज़ेंट करते हो कि व्हाट वी आर जी, प्लानिंग, हमने क्या सोचा है, किस तरह का वर्क प्रोफाइल है, तो उस तरह से आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो जो मेरे इन-लॉज़ भी हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनका प्रेज़ेंस भी अपने आप में एक बूस्ट है मेरे लिए कि अगर हम घर से बाहर हैं या फिर कुछ भी अपने वर्क की वजह से बाहर हैं, तो उनका होना हमें ये सपोर्ट करता है कि ठीक है, चाहे हम बाहर कितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन घर पे है कोई जो हमारे लाइक मेरे बेटे को टेक केयर कर रहा है या और भी बच्चे काफ़ी को चीज़ें दे होती हैं जी, जिसको सँभालने के लिए वो लोग अवेलेबल हैं। तो वो एक माइंड जो होता है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जी, और फिनेंसेस को लेकर भी वो काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं और पहले भी उन्होंने किया, उन्होंने हमेशा शादी से पहले भी मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी वो हमेशा सपोर्ट करते रहे कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। तो हुँ, जो-जो लिखा होता है लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ती हैं, चाहे उसका आफ्टर इफेक्ट अच्छा हो चाहे नहीं हो, आपको करना है। जी, तो इस एटीट्यूड के साथ, इस मोटिवेशन के साथ हम हमेशा आगे बढ़ते ही गए। जी। ओके, तो जब आपने प्री स्कूल स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग हो गई और सब कुछ बच्चे आने शुरू हो गए, तो आप टीचिंग में इन्वॉल्व रहती हैं स्कूल में या खाली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को आप मैनेज करती हैं या फिर दोनों करती हैं? और दोनों करती हैं तो फिर किस तरीके से आप बैलेंस करते हो दोनों चीज़ें? जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करना था क्योंकि हमने न्यू स्टार्ट किया था, तो कौन-सी चीज़ों में क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। तो इस तरह का सपोर्ट हमें हमारे फ्रेंचाइज़ी ओनर से मिलता था। लाइक गुरुकुल प्री-स्कूल है, ये फ्रेंचाइज़ी स्कूल है। तो जी, हमारी जो चेयरपर्सन है मिस प्रीति नारायण, उनके थ्रू गाइडेंस मिलती रहती। तो उस टाइम पे मेरा उनके साथ इंटरैक्ट करके स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इनिशियली मैंने एडमिनिस्ट्रेशन सँभाला, फिर धीरे-धीरे जब मुझे लगा कि ठीक है, अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो देन फिर मैं टीचिंग में भी इन्वॉल्व होती गई। तो उसमें ये था कि जो हमारी टीचर्स जो साथ में काम करते हैं हम लोग, हुँ, उनसे सजेशंस लेना, उनको गाइड करना, उनको वेज़ बताना, उनके सजेशंस को वेलकम करना कि हाउ हम चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जर्नी स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर लाइक मूव फॉरवर्ड होता गया। और एज़ अ वुमन लाइक प्री स्कूल जो है थोड़ा-सा वुमेन ओरिएंटेड प्रोफाइल है। तो इसमें मोस्टली जैसे मदर्स का जब फर्स्ट चाइल्ड स्टेप्स इनटू द प्री स्कूल, तो जो मदर्स होते हैं ना वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा फीमेल ओरिएंटेड होते हुए मेरे स्टाफ में भी सारे फीमेल एम्प्लॉइज़ एंड उन सब के थ्रू ही हम इन चीज़ों को कर पाए। लाइक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो लोग सपोर्ट करते थे, अगर मैं नहीं होती थी तो वो कर पाते थे। अगर टीचिंग के लिए कभी टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वो शौकिया भी मैं अगर टीचर होते भी थे देन आल्सो मैं क्लास में जाके बच्चों से इंटरैक्ट करना, उनसे एक रिलेशनशिप बनाना, उनसे फ्रेंडशिप करना और हुँ, उनकी बातों को सुनना क्योंकि हम लाइक हम भी खुद भी हमेशा यही चाहते हैं कि कोई ना कोई ज़रूर ऐसा हो जो हमारी बातों को सुन पाए। तो सेम वे जी, बच्चे भी ऐसे होते हैं कि अगर उनको कुछ भी उनके माइंड में है तो उनके सुनने वाला तो कोई होना चाहिए। तो टीचर्स भी बहुत ही अच्छे से ये करते हैं और साथ में एक अलग बॉन्ड जो होता है कि हाँ बिग मैम है या ऋचा मैम है, हर बच्चा एक पर्टिकुलर अपना फेवरेट बना लेता है। तो हाँ, इस ये तरह तो से है। जी, एक फेवरेट बन जाता है तो फिर वो पूरा दिन हमेशा एक एक टाइम ऐसा ढूँढता है कि मुझे उससे बात करने का मौका मिले। तो सेम हमारे लिए भी होता है कि हम भी चाहते हैं कि बच्चों से
डेली हम इंटरेक्ट कर पाए। और इट्स वेरी फन, लाइक इट्स फन टू बी विद द चिल्ड्रन। उनकी बातें सुनना, लाइक इट्स अमेजिंग। वो कैसी बातें करते हैं, कहाँ से उनको थॉट प्रोसेस आता है, आप खुद ही सरप्राइज हो जाते हैं। और वो कितने ऑब्जर्वेंट है, छोटी छोटी चीजों को आपको देखते हैं। जब आप स्कूल में आते हैं या उनकी क्लास में जाते हैं तो दे लुक अप टू यू, कि ये हमारे रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमें इनकी तरह करना है, इनकी तरह बनना है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। और अगर बच्चों की बात करें कि किस तरीके के गेम्स और एक्टिविटीज आप कराते हैं बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उनके थॉट प्रोसेस को समझते हुए, और जैसे आपने कहा हर बच्चा अलग होता है, तो किस तरीके से इतने छोटे बच्चों के इमोशनल जो इंटेलिजेंस होता है उसको टैकल करना थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि माँ घर में भी जो इतने सारे मेंबर होते हैं उनमें मम्मी अपने बच्चे को उसको सारी हरकतें पता होती है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं इन सब चीजों को? क्योंकि डांट नहीं एक्चुअली सकते, उनको मार नहीं सकते, तो प्यार से आप उनको समझाना पड़ेगा, वो हर्ट नहीं हो, अगले दिन स्कूल भी आए अपनी मर्जी से उस लेवल पे जाके डील करना पड़ता है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? एक्चुअली देखिए, पहले ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम बच्चे हमारे पास आते हैं ना, तो हमें उनको एक फ्री स्पेस देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस तरह का ही है कि देर इज नो ब्लॉक क्लासरूम। उनको वो क्लासरूम में ब्लॉक करने वाला कल्चर नहीं है। तो जब भी बच्चे हमारे प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं, हम उन्हें पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कहीं पे भी जाके, किसी भी क्लास में जाके, एरिया में जाके, जी। जो भी वो चाहते हैं, जो गेम वो प्ले करना चाहते हैं, दे कैन चूज। उनकी अपनी चॉइस से वो एक प्ले चूज कर सकते हैं या कोई भी एक्टिविटी चूज कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइंग में इंटरेस्टेड है या कोई ब्लॉक्स एंड पजल्स प्ले करने में इंटरेस्टेड है, तो इस तरह से हम उनको एक चॉइस देते हैं, एक फ्री एनवायरनमेंट देते हैं जहां से उनको ये ना लगे कि हम कहीं पर रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। तो एक होम अवे फ्रॉम होम वाला बच्चों को फीलिंग देना, एंड स्लोली स्लोली जब वो हमारे से फेमिलियर हो जाते हैं और हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फिर हम अपने तरीके से उनसे जो फिर करवा उनकी क्लासेस जो है स्टार्ट होती है। देन इट बिकम्स इजी, वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो जब बच्चा फर्स्ट स्टेप इन करता है, उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए हम उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, लाइक उसका एक्साइटमेंट कैसे, किन चीजों से ज्यादा है, या फिर उसको क्या चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बच्चों को समझते हैं। और स्कूल में जो एक्टिविटीज भी रहती हैं वो इस जो जिस एज ग्रुप को हम डील करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पेरेंट्स जो डिमांड करते हैं कि बच्चों की सोशल डेवलपमेंट और ये सारी चीजों के ऊपर ज्यादा वर्क करना। तो हमारी जो एक्टिविटीज भी रहती हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज जो होती हैं, उसमें हम बच्चों का सोशल इंटरेक्शन प्लस अपनी जो पीयर ग्रुप है उनसे फ्रेंडशिप बिल्ड करना, अपने टीचर के साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखना, इन चीजों को हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को सुनते हैं और एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं, तो वो घर में भी जाके इन चीजों को फॉलो उनके करते बिहेवियर में काफी चेंजेस देखते हैं पेरेंट्स। तो हैं। ऑफ कोर्स लाइक इन चीजों से ही जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है बच्चों की वो बनती है। जी। तो इनिशियल जी स्टेज पे आप। ऐसे रहता है, फिर उसके अलावा जो एक्टिविटीज रहती हैं वो मोर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फन गेम्स जिसमें वो इंजॉय करें और लर्न भी करें। तो वैसा कल्चर नहीं है कि उनको बुक्स दे दो, नोटबुक दे दो और आएंगे एबीसीडी लिख के जाएंगे। नॉट दैट काइंड ऑफ। उससे काफी डिफरेंट प्ले वे मेथड में चीजों को सिखाना, लर्न करना। और एक फॉर्मल एनवायरनमेंट देने से पहले हम उनको एक फ्री एनवायरनमेंट देना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद जब उनका आप देखेंगे उनके बिहेवियर में चेंजेस या दे स्टार्ट लिसनिंग यू, वो आपको सुनना शुरू कर देते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उनको क्लासरूम कल्चर भी सिखाते हैं। बिकॉज
आने वाले समय में उनको एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में भी जाना है। बहुत सारे पेरेंट्स आज आपकी बातें सुन के इम्प्रेस होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने डिटेल बताया है कि किस तरीके से आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उनको पहले तो आप उनको फ्री होल्ड देते हैं कि वो कहीं भी कैसे भी रहे ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसके बाद उनकी क्लासेस क्लासेस नहीं मतलब एक प्ले वे में उनको सिखाना। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ बच्चों का एक जो डेवलपमेंट है वो आप करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई उनकी एक्टिविटीज और पढ़ाई की बातें। जो हेल्थ और हाइजीन वाला एक साइड आता है, उस उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं। जी, जी। किन-किन ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप? जी, एक्चुअली इनिशियली हम पेरेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि जो उनकी फूड हैबिट्स हैं, उनके ऊपर वर्क किया जाए। क्योंकि अगर वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे तभी वो चीज़ों को अच्छे से एन्जॉय कर पाएँगे। बिकॉज़ अगर उनको इंटरनली अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है, उनको हंग्री फ़ील हो रहा है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर उनको इतना स्टैमिना नहीं है कि स्कूल में इतना 3 आवर्स स्पेंड करके सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए वो पूरा टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो उसके लिए हम पेरेंट्स को इनिशियली यही गाइड करते हैं कि ट्राई टू सेंड सम हेल्दी फूड। उनका कुछ रूटीन बनाइए, ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी उठा के दे दिया उनको। एक रूटीन बना दीजिए कि हाँ ठीक है, मॉर्निंग में आ रहे हैं तो ब्रेकफ़ास्ट करके आ रहे हैं। स्कूल टाइम में हमारे पास लंच टाइम में जब लंच करते हैं बच्चे तो दीदीज़ वग़ैरह और टीचर्स वग़ैरह जो भी रहते हैं, वो हमेशा उनको गाइड करते हैं व्हाट आर द बेसिक hygiene habits. Whenever you want to eat something, you should wash your hands and then come back. You have to pray. आपको गॉड को थैंक यू करना है। यू आर ब्लेस्ड कि आपको फूड मिल रहा है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड यू जो आपको मिल पा रहे हैं। और फिर दे स्टार्ट ईटिंग देयर फूड एंड अगेन द सेम प्रोसीजर दे हैव टू अपने टिफिन्स को पैक करना, वापस अपने बैग में रखना और फिर हैंड वॉश करके दोबारा से स्टडी वाली एक्टिविटीज जो भी उनकी रहती हैं उनको करना। सो ये रहता है प्लस उनकी हेल्थ के लिए हम कुछ जो गवर्नमेंट ड्राइव्स होती हैं जैसे कि जी, वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो छोटे बच्चों का रहता है वो कैंप्स वगैरह भी हम करते हैं। सो पोस्ट जी, बिफोर कोविड देयर वर लाइक इन द इयर्स वी हैव डन दीज काइंड ऑफ कैंप्स जहाँ पे गवर्नमेंट ड्राइव्स जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो आते हैं और बच्चों की वैक्सीनेशन, बच्चों की ओरल टैबलेट्स ये सब बच्चों को विद पेरेंट्स दे प्रोवाइड। अब आने वाले समय में कभी भी कोई हमें इस तरह से अप्रोच करता है तो हम उन चीज़ों के लिए भी वी आर ओपन, वी वेलकम देम। इट इज़ अबाउट चाइल्ड वेलफेयर ओनली। तो इस तरह से हम मैनेज करते हैं। बाकी जब भी बेबी शोज़ वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर विजिट्स रहते हैं तो इफ एनी ऑफ द पेरेंट कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या डेंटिस्ट है, उनसे कोई भी अ, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या उनकी कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वो हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज हम करते रहते वेरी नाइस। ओके, तो बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स के साथ भी कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग बनाना ज़रूरी होता है। तो बच्चों के साथ बॉन्डिंग तो आपने बताया कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। पेरेंट्स के साथ आप किस तरीके से डील करते हैं? किस तरीके का एक बॉन्ड रहता है आपका? हैं। मैम एक्चुअली स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स के साथ मैंने डायरेक्ट इंटरेक्शन ही रखा है। मैंने इतना ओपन एनवायरनमेंट दे दिया है कि दे कैन कम, वो कभी भी मेरे पास आके मुझसे शेयर कर सकते हैं। लाइक जी, थ्रू सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमारी जो भी एक्टिविटीज रहती हैं हम पोस्ट करते रहते हैं। तो पेरेंट्स को भी हुँ, पता रहता है कि बच्चे क्या-क्या कर रहे हैं और उनके बेसिस पे अगर वो कुछ भी हमसे बात करना चाहें या हमें कुछ बताना चाहें, तो वी आर ऑलवेज़ वेलकम। लाइक वी डू नॉट से कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं हो सकता या नहीं आप ये सही नहीं कह रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। तो वो कई बार हो जाता है ना कि पेरेंट्स पेरेंट्स जो होते हैं वो इतने ट्रस्ट के साथ अगर आपके पास अपना बच्चे को लेके आते हैं, तो वो उतने ही ट्रस्ट की उम्मीद करते हैं कि हम भी उन पे ट्रस्ट करें, जो भी वो हमें बता रहे हैं स्कूल में या किसी फ्रेंड के साथ उसको
बैठना पसंद नहीं आ रहा है किसी बच्चे ने उसका कोई फेवरेट टॉय उसके साथ शेयर नहीं किया, तो इसलिए कुछ भी, बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज को हम कभी इस तरह से नहीं रखते कि पेरेंट्स को ऐसा नहीं फील होने देने देते हैं कि हम अगर स्कूल में जाके ऐसा बोलेंगे तो कहीं हमारे बच्चे के ऊपर इसका कोई गलत इम्पैक्ट ना हो। तो वेरी वेलकमिंग सजेशंस रखते हैं हम। और उसके अलावा भी अगर कभी भी जो पेरेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन होता है उसके लिए भी हम मंथली मीट्स रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2-3 मंथ्स के बाद एक पीटीएम हो रहा है, उसमें 5-5 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। तो उसमें शायद पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो वो नहीं कह पाते, या उस टाइम पे भूल ही जाते हैं कि ये भी बताना था टीचर को। तो वी गिव देम इनफ टाइम कि वो क्लास टीचर से भी जितना इंटरेक्शन करना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में। सो वंस ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है तो वो अपने आप ही धीरे धीरे पेरेंट्स को एक कामनेस देना शुरू कर देता है कि मेरा बच्चा सेफ हैंड्स में है। तो ये हम अपने आप से कोई मैजिक नहीं करते हैं, लेकिन हो जाता है क्योंकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप जो टेक केयर करते हैं उससे ही पेरेंट्स को ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ मेरा बच्चा जो, वो बच्चे के बिहेवियर से ही पेरेंट्स को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि आपका बच्चा जिस तरीके से बिहेव कर रहा है मतलब स्कूल में खुश है। ओके मैम, तो आपका जो ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रहा है प्री स्कूल जब स्टार्ट करने से लेकर अभी तक, तो बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। तो बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी से आपको क्या ऐसी लर्निंग मिली है जो आप दूसरी फीमेल्स को देना चाहेंगे? एक्चुअली मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी से तो मुझे ये सीख मिली है कि यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलते ही जाएंगे। ये चीजें मैंने सीखी जब हम कोविड टाइम में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो प्री स्कूल में छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स के माइंड में ऐसा रहता कि ये छोटे बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे। तो ये सब सुन के मैंने स्टॉप नहीं किया। आई स्टार्टेड विद ऑनलाइन क्लासेस, और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने एफर्ट्स पुट किए तो गॉड वाज आल्सो काइंड कि ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि स्टडीज वगैरह ऑनलाइन हो सकती हैं। बट हमारे हेड ऑफिस के थ्रू भी हमें ये गाइडेंस मिलती रही कि आप ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बच्चों कैसे एंगेज करके रखना है, कैसी एक्टिविटीज आपको ऑनलाइन क्लास में करानी है जिससे बच्चे स्क्रीन छोड़ के नहीं जाएं। सो इस तरह से हम करते गए, और मैंने काफी ऑनलाइन क्लासेस क्लास वाइज भी की, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी। मुझे यूएस, यूके, लाइक जो बच्चे बाहर थे उनके पेरेंट्स ने भी कनेक्ट किया जिनके साथ ऑनलाइन क्लासेस मैंने की, और अभी भी कर रही हूँ। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतना प्रॉब्लम्स होते हुए भी ड्यूरिंग कोविड टाइम मुझे कभी स्टॉप होने के लिए नहीं कहा गॉड ने कि तुम रुक जाओ। उन्होंने बोला तुम चलते चलो, तुम चलते जा रहे हो तो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के ले जाऊं। सो वी हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि जो भी आप करते हैं ना वो सारा डिस्टाइंड होता है, वो आपके लिए लिखा जा चुका है कि ये आपको करना है। लेकिन आप उसको हैप्पीली करते हैं, परेशान होके करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आई वुड से कि एज अ वुमेन आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार कुछ लोगों को सपोर्ट भी नहीं मिलता, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि इस चीज में मुझे कभी ऐसा सोचना ही नहीं पड़ा कि पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी। सबसे ज्यादा तो आप ये सोच सकते हैं कि जो वुमेन होती है ना उनको एक पर्सन होना चाहिए हमेशा बताने के लिए कि अगर आप घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इट्स ओके। सो वो वक्त मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से किया। सो ही वाज ऑलवेज देयर। मुझे कभी भी ऐसा लगता था कि नहीं बेटा कैसे मैनेज करेगा और घर पे कैसे संभलेंगे सब चीजें, तो वो हमेशा मुझे चाहे सटायर में बोलते थे कि तुम नहीं थी तब भी सब कुछ हो ही रहा था। तो दैट सो दैट वाज अ वेरी बिग सपोर्ट।
तो मैं यही बोलना चाहूंगी विमेन को भी कि आप रुकिए मत, आप करते चलिए, आपने जो करना है, क्योंकि कोई ना कोई आके आपको जरूर सपोर्ट करेगा और आप अपने जो भी आपने गोल रखा हुआ है आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो यू डोंट हैव टू स्टॉप। अगर आपने बैकफुट ले लिया तो ठीक है, फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप चलते जाएंगे तो कोई ना कोई आपको जरूर आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। पहुंचा दे। ओके, तो इसी इतना पावरफुल मैसेज आपने दिया है। अच्छा, बहुत हैवी हैवी बातें हो गई, बहुत हैवी सा कॉन्वर्सेशन हो गया है। तो मुझे आपसे जानना है कि एक लड़की बहुत सारे रोल प्ले करती है, बीइंग अ मदर, एक वाइफ, जैसे आप एक डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, टीचर आप हैं। तो ऋचा भाटिया जो है वो खुद में कैसी है? लाइक बहुत फन लविंग है, सीरियस है, या किस तरीके की पर्सनैलिटी आप कैरी करते हो? अपने आप को आप कैसे डिफाइन करते हो? मैम एक्चुअली हम तो ऐसे ही हैं, आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, वट एवर द सिचुएशन इज, लाइक यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दो ही चीजें होती है, इधर यू कीप क्राइंग कि ऐसे क्यों हो गया, अब हम क्या करेंगे, या फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है एंड हाउ कैन आई इम्प्रोवाइज माई सेल्फ। सो दिस इज द ओनली वे टू लिव लाइफ। आपको किसी से compete नहीं करना है कि वो ऐसे, उनका ऐसे है, अच्छा चल रहा है, हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर लाइक उन्होंने इतना अच्छा कर दिया, हमसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, थोड़े से और एफर्ट्स पुट कर लो, हो जाएगा। सो वो वाला एटीट्यूड रखते हुए आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ। और अभी इस इंटरव्यू के दौरान ही आई हैव रियलाइज कि 6 इयर्स मैंने पहले वर्क किया, 7 इयर्स में स्कूल में वर्क किया है, तो मतलब कितना मैं कितना काम कर चुकी हूँ। सो इट इज लाइक जी, तो मुझे कितना एक्चुअली लाइफ में निकल बड़ा ही जाता है ऐसे अच्छा ही। लगता है कि वाह आई हैव डन समथिंग। लाइक होता है ना कि आप ज्यादा कुछ स्टडीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हो और आपको ज्यादा डिग्रीज नहीं लेना होता है, लेकिन लाइफ जो होती है वो आपको ऐसी लर्निंग देती जाती है कि जिसके लिए डिग्रीज की जरूरत नहीं होती। तो बिल्कुल। it's like all about living your life joyfully, enjoy what you have, and अगर आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, फ्री में तो कुछ नहीं होता, नथिंग इज फ्री। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ आई थिंक। और सबको यही एडवाइस करूंगी कि इट इज नॉट अबाउट मनी ओनली, कि नथिंग इज फ्री, आपको काफी चीजें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। अब जैसे अगर हम कहीं वर्क के लिए जाते हैं तो वी सेक्रीफाइस our time towards our children, towards our family. So sacrifices करते जाइए और अचीव करते जाइए because free तो कुछ भी नहीं है। So this is what I want to tell everyone. तो थैंक यू सो मच मैम, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी और इतनी इंस्पायरिंग बातें करने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो इसी के साथ ऋचा भाटिया जी से विदा लेते हैं और इस इंटरव्यू को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही पावरफुल लेडी के साथ जो आपको अपनी लाइफ में गाइड कर सके कि किस तरीके के डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेने चाहिए। तो तब तक के लिए आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। Thank you धन्यवाद। so much, ma'am. Thank you once again.